आज का शीर्षक है बेटे का दर्द। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मोहित के बेटे करण ने बड़े बेरुखी से कहा। मोहित बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ नीलम को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मोहित के बेटे करण ने बड़े बेरुखी से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा करती हो? रजनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी नीलम जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मोहित बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उस पर चिल्लाने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मोहित की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मोहित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अपने बेटे की मनःस्थिति को नीलम जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मोहित बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, मोहित, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मोहित ने आश्चर्य से पूछा। बीच में रजनी बोलते हुए, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे बुआ जी और फूफा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। रजनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, नीलम जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मोहित जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके मामा, जो कनाडा में रहते थे, आने वाले थे। जब मोहित बहुत छोटा था तभी वह कनाडा रहने लग गए थे। उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। कनाडा से मोहित के डॉक्टर मामा आ रहे थे। डॉक्टर हिमांश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मोहित,
दीदी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर हिमांश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, रजनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर हिमांश ने मोहित की ओर देखा। मोहित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर हिमांश सब समझ गए। बोले, कल हम दीदी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा नीलम जी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर हिमांश दौड़कर नीलम जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। नीलम जी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा मोहित, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर हिमांश ने मोहित को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं भाई, मोहित का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। नीलम जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया दीदी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर हिमांश ने रजनी की ओर गुस्से से देखा। रजनी झुकी नज़रों से मोहित को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा मोहित, तुम्हें शायद मालूम ना कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। रजनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को सरकारी अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर हिमांश की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ कनाडा जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर हिमांश ने नीलम जी से कहा। मोहित को तो काटो खून नहीं था। डॉक्टर हिमांश जो उसके मामा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो मोहित को लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और नीलम जी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता है। मैंने जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मोहित ने घुर्राते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रजनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीलम जी से आंख मिलाए। नीलम जी उसकी मनस्थिति को समझ गई। उसने रजनी को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। मोहित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रजनी और बच्चों ने नीलम जी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। माँ बाप अपने बच्चों को दुनिया में सबसे सुंदर और प्यारा मानते हैं, चाहे वह किसी भी रंग रूप के हों। बल्कि कई बच्चे तो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, फिर भी माँ बाप को उन्हें पालने में शर्म नहीं आती। बल्कि कोई अगर उनके बच्चों को कुछ कहता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर आजकल के बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको दुनिया में अपने साथ घुमाने में शर्म आती है, लेकिन वह भूल जाते हैं एक दिन वो भी इस जगह खड़े होंगे, क्योंकि दुनिया गोल है। अपने माँ बाप को प्यार करें। जय माता दी। धन्यवाद।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।